एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ओके, तो ये आपके बॉटनी 6 सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का सेकेंड वीडियो है। क्योंकि देखिए, ये जो आपका यूनिट है ना, ये बहुत लंबा यूनिट है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग के 15 से एग्जाम है, तो 2-3 वीडियो में ही इसे ख़त्म कर दिया जाए। अब आज की जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी है, क्योंकि क्रोमोसोम के हर एक एक्सपेक्ट को आज हम यहाँ पर समझेंगे। कोई भी टॉपिक जो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा वो यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से बुक क्या लेके बैठोगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए आप लोग। उसके बाद आप पढ़िए बस, और हम पढ़ाते हैं। एनर्जी हाई रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है। ओके, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। एंड गर्मी बहुत आ गई है, तो पानी जो है उसमें कंजूसी ना करिएगा और बहुत सारा पानी हमेशा पीते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम समझते हैं। देखिए, क्रोमोसोम होता क्या है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम बढ़िया से आपको बताएंगे कि क्या होता है क्रोमोसोम। ओके, समझिए। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, जो जैसे आपने धागे देखे हैं, ठीक है, धागे देखे हैं आपने, तो ये जो धागे हैं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है हमारा क्रोमोसोम। कहाँ पाया जाता है, तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम है। ओके, लोकेशन पता चल गई। किससे बना हुआ है, बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन, डीएनए जो है द जेनेटिक मटेरियल, एंड द प्रोटीन जो कि होता है हिस्टोन, एंड नॉन हिस्टोन भी होते हैं प्रोटीन, लेकिन हिस्टोन हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जो रेशियो होता है, जिस रेशियो में हमारा क्रोमोसोम बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस हम इसे बोलते हैं। तो डीएनए का रेशियो होता है, डीएनए 40% होता है, एंड प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें आप नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन की हम दोनों की बात करें तो प्रोटीन जो है वो 60% का होता है। तो 2:3 का रेशियो आप देखते हो कि हमारे क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन का आपको दिखाई देता है। क्या क्या बोला हमने, क्रोमोसोम एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जा रहा है और बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए एंड प्रोटीन का रेशियो 2:3 का है, ठीक है। अब ये डीएनए का बना हुआ है, तो एज आई सेड कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो क्रोमोसोम कैरी करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसके फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। वही जीन जिसकी बात हमारे मेंडल ने की थी। मेंडेलियन जेनेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर मेंडल ने पहले ही आपको बताया था कि जीन होता है कुछ, जीन जो है उसी के वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, जो बाद का पेरेंट है, ठीक है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप जीन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जब हमारा माइक्रोस्कोप आया, जब वो रोल में आया, ठीक है, व्हेन माइक्रोस्कोप केम इन द रोल, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो फिर हमने ये पढ़ा कि जीन और कुछ नहीं, जीन जो है एक लॉन्ग स्ट्रेच्ड डीएनए है जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। समझ गए आप लोग। तो मेरा सिंपल सा फंडा आपको ये बताने का है कि डीएनए होने के वजह से जो क्रोमोसोम है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में कैरी होगा, इस चीज का आपको याद रखना है, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ जीन। ओके, आगे की लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं, विच determines एन organism's trait एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो जीन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेरेंट टू सेकेंड जो डॉटर या सन है उसमें लेकर के जा रहा है, तो ये काम क्या करेगा, ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट को और उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके बिहेवियर, इन सब में वो क्या लाएगा, उसी को वो शो करेगा। जैसे आपके मम्मी पापा का अगर बाल ब्लैक है तो आपका भी बाल ब्लैक होगा। ये कैसे हो गया, क्योंकि आपके ही जो मम्मी पापा हैं उनके हाफ क्रोमोसोम आपके अंदर आए हैं, एंड वो फुल क्रोमोसोम बन के आपकी ह्यूमन बॉडी पूरी बन गई है। तो हाफ कैरेक्टरिस्टिक आपके मम्मी से आ सकते हैं, हाफ कैरेक्टरिस्टिक आपके पापा से आ सकते हैं। कैसे आ रहे हैं, कौन लेके आ रहा है, जीन लेके आ रहा है। जीन किस में है, हमारे क्रोमोसोम में। समझ गए आप लोग। जो क्रोमोसोम होता है ये हमेशा ही पेयर में पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, पेयर में पाया जा रहा है, और विच वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेस, जैसे कि सेल डिवीजन, इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम कैसे पाया जा रहा है, पेयर में पाया जा रहा है, मतलब ये एक और ये एक। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है
ये हो सकता है मेल मतलब आपके फादर से आए, और ये हो सकता है फीमेल जो कि आपकी मदर से आए। तो हमेशा ही ये पेयर में पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो आपके क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं, जो एक एक ईच पेरेंट से आए हुए हैं आपकी बॉडी में, ये क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं सेल डिवीजन का और इनहेरिटेंस का। सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, इस क्रोमोसोम के बाद जो हमारी वीडियो होगी वो सेल साइकिल की होगी, और आपका यूनिट 1 हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है। दे सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। यह किसी जीव के विकास और कार्य के लिए ब्लूप्रिंट माना जाता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट अ क्रोमोसोम, विदाउट अ डीएनए। ये चीज आपको याद रखना है कि डीएनए इज नन एज आवर ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बातें थी जो आपको हमें इंट्रोडक्शन में बताना था कि क्रोमोसोम क्या होता है। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू अगेन। क्रोमोसोम क्या है? धागे नुमा स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। क्या रेशियो होता है? 2:3 का रेशियो होता है। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। किस फॉर्म में कैरी करता है? जीन के फॉर्म में कैरी करता है। क्यों कर रहा है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी? क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करना है। क्या ये पेयर में होता है? बिल्कुल हाँ, क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। और एक जो पेयर में है मतलब दो हुए, दो स्ट्रैंड हुए, तो एक हमारे जो है वो मदर से आएंगे, एक जो है वो फादर से आएंगे, इनहेरिटेड हो करके। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें? सेल डिवीजन के फंक्शन में, इनहेरिटेंस के फंक्शन में। इसे हमने एक स्पेसिफिक तगड़ा नाम क्या दिया हुआ है? ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड जो कि हमें आपको बतानी थी। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं, आप अपने आप से इसे पढ़िए। वैसे भी हम हिंदी में ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्रोमोसोम एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है, कैसे बना होता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा सेल। ठीक है, सेल के अंदर होता है कंट्रोल सेंटर, दैट इज आवर न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर होते हैं क्रोमैटिन ऐसे। ठीक है, दीज आर योर क्रोमोसोम एक्चुअली। क्रोमैटिन, अच्छा क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है? देखिए, एक टर्म आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ये डीकंडेंस्ड फॉर्म है। मतलब ये कि अभी जो हमारा क्रोमोसोम है वो बना नहीं है। डीकंडेंस फॉर्म मतलब क्या है कि ऐसे ये पड़ा हुआ है क्रोमोसोम। ठीक है, ये अभी कंडेंस नहीं हुआ है, मतलब गुच्छे नुमे स्ट्रक्चर में नहीं आया है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं बढ़ी है। लेकिन जब ये क्रोमैटिन क्या हो जाएगा? एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, एक एकदम लिपटा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो दिस इज योर क्रोमोसोम। ओके, दिस इज योर क्रोमोसोम एक्चुअली। तो क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। द रेड वन इज योर क्रोमोसोम। ओके, कैसे पाया जाएगा? द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। दो पेयर है, मतलब कि सॉरी 1 पेयर है, मतलब कि आपको देखना है यहाँ पर 2 क्रोमैटिड के स्ट्रक्चर बनाने हैं। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। पहले आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस के अंदर से आपको एक क्रोमोसोम निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। उसके अलावा इस क्रोमोसोम में जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, कैन आई ड्रॉ इट फॉर यू? स्ट्रक्चर अभी दिखा देते हैं, बट एक बार बना ही देते हैं यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है एक क्रोमोसोम का। ठीक है, दिस इज योर क्रोमोसोम, जहां पर आप देखते हो क्या? एक कैपिंग। कहाँ कैपिंग देखोगे? यहाँ पर एकदम टॉप पे। ठीक है, तो ये जो आर्म्स निकले हैं फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए ये हम एक सेंटर ले लेते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? नाम ही आपको बता देगा, सेंट्रोमेयर। ये सेंटर में है, सेंट्रोमेयर हम इसे कहेंगे। सेंट्रोमेयर से 4 आर्म्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। तो 4 है, डेट मीन्स की 1 सॉरी आपके 2 पेयर्स। ओके, समझ गए आप लोग? उसके बाद देखिए, ये जो हमने आपके लिए बनाया है ना, दिस कैपिंग इज योर टीलोमेयर। क्या है ये टीलोमियर है। ठीक है, और ये जो आर्म्स हैं हम इन्हें क्या कहेंगे? दिस इज 1 क्रोमैटिड। ओके, एंड दिस इज 2nd क्रोमैटिड, दैट्स वाई हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्म्स क्या हो गए? क्रोमैटिड हो गए। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो है, ये जो हेड मतलब हर एक आर्म के हेड पर आप देखोगे कि आपको दिखाई देगा टीलोमेयर। ओके, और ये आपका हमने बीच में बताया सेंट्रोमेयर। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखाई देता है क्रोमोसोम का। तो होता क्या है ना
कि ये जो क्रोमोसोम का टीलोमेयर है, जो हेड है, जैसे कि हमने कैपिंग बताई, यहाँ से ही आप देखोगे स्ट्रक्चर निकलते हुए। कैसे देखो, वेट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे ही ये क्रोमोसोम जो है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा डीएनए से बना हुआ है। तो अगर आप इसको खोलोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जब इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो यहाँ आप देखोगे क्या, यहाँ आप देखोगे प्रोटीन, दैट इज योर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन के ही इर्द गिर्द आपके ये जो डीएनए है ना वो इस तरीके से बंधे होंगे। और इसी डीएनए एंड ये जो डीएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हो, न्यूक्लियोसोम कहते हो। फिर जब आप मान लीजिए कि आपको बहुत मन किया तो आपने इस डीएनए को इस प्रोटीन से हटाया और निकाला। ठीक है, तो जब आपने हटाया निकाला तो आपने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखा कि हमारा डीएनए जो है वो ओपन हो रहा है। और आपने पढ़ा है कि डीएनए में क्या होता है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो दिस इज योर होल स्ट्रक्चर कि आपका जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से निकला, आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि दिस इज योर क्रोमोसोम। एंड फिर आपने पढ़ा कि अगर टीलोमेयर से हम इसे खोलें एक धागे नुमा, जैसे आप एक धागा देखते हो और उस धागे को आप खोलते हो तो धागे को खोलते हुए आपको डीएनए दिखाई देगा। फिर आपको कहीं कहीं फोल्डिंग्स दिखाई देगी, जो कि फोल्डिंग जो हुई है वो प्रोटीन के वजह से हुई है। और जब फोल्डिंग को खोलोगे तो आपको डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस एंड पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे देगा, जो कि डबल हेलिकल होता है। समझ गए आप लोग। द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड इज कि डीएनए रोल क्यों कर रहा है, अपने आप को डीएनए ने क्वाइल्ड क्यों किया है। कैन यू टेल मी। आई होप कि आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड लोकेशन पता हुआ है। माई क्वेश्चन इज कि डीएनए ने अपने आप को क्वाइल्ड क्यों किया है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि डीएनए क्वाइल्ड इस वजह से होता है बिकॉज कि उसे लॉट्स ऑफ स्पेसेस को सेव करना होता है, मतलब कि लॉट्स ऑफ स्पेसेस, जगह को उसे बचाना होता है। बिकॉज डीएनए एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है और वो बहुत बड़ा है, लाइक आप उसका गिनती नहीं कर सकते हो, ये इतना बड़ा है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक स्टैंड है जो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये अभी नॉर्मल अगर स्ट्रेच फॉर्म में होता तो ऐसे होता, लेकिन अगर इसे अपनी स्पेस बचानी है तो ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा और इस तरीके से ये अपने में कोइल्ड हो जाएगा। तो किसने ज़्यादा जगह ली है, कैन यू टेल मी। इसने ज़्यादा जगह ली है या इसने ज़्यादा जगह ली है। स्पेस किस में बचा, ऑब्वियस सी बात है स्पेस हमारा इस वाले में बचा। तो ओनली डीएनए जो क्वाइल्ड होता है वो क्यों क्वाइल्ड होता है, टू सेव द लॉट्स ऑफ स्पेस। ठीक है, कि हमारा लॉट ऑफ स्पेस बचे और हम और अच्छे से फंक्शन जो है वो कर पाए। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम के नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ही आपका नॉमेनक्लेचर है, आपके सिलेबस में उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, एक टर्म ऊपर कर दिया गया है कि आप स्ट्रक्चर ना बोल के नॉमेनक्लेचर बोल दो। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है कि नेमिंग, क्रोमोसोम की नेमिंग कैसे पड़ी है, उसके जो स्ट्रक्चर्स में जो उसके पार्ट हैं उसकी नेमिंग क्या है, दिस इज योर नॉमेनक्लेचर ऑफ योर क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में, अभी हमने बताया कि आपको क्रोमैटिड दिखाई देंगी, वो भी सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई देंगी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों कैन यू गिव मी परमिशन, टेक अ स्क्रीनशॉट कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डायग्राम्स बना पाएं, सो डैट आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली करते हैं जिससे यहाँ पर लिखे हुए शब्दों का अच्छे से विजुअलाइजेशन आपके सामने हो जाए कि कैसे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड जो आपके नॉमेनक्लेचर में टर्म्स हैं वो हैं क्या। देखिए हमने अभी आपसे बताया कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको आर्म्स दिखाई देंगी और ये कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, दिस इज योर क्रोमोसोम एंड इन द सेंटर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको बड़ा स्ट्रक्चर हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। समझ गए आप लोग। क्रोमैटिड को समझते हैं, व्हाट इज क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो होते हैं, ईच क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं। ठीक है, विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अदर ज्वाइंट एट द सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो ये हमारी एक क्रोमैटिड है। लेट मी कलर इट फॉर यू। देखिए दिस इज आवर वन क्रोमैटिड
and this is our second chromatid. Okay, any question or any confusion regarding this कि क्रोमोसोम में क्रोमेटिड क्या है? ये आपका बीच का सेंटर हो गया, ये आपका क्रोमेटिड है, ठीक है, द वन एंड द सेकेंड। तो क्रोमेटिड ये हमारा एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए? 2 हो गए, इसीलिए हम इसे एक पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 पेयर बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 1 पेयर आपको समझ में आ गया। कैन यू टेल मी ह्यूमन क्रोमोसोम के पास कितने पेयर्स होते हैं? ह्यूमन जो क्रोमोसोम है वो कितने पेयर्स होते हैं? 26 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम आपके पास होंगे, है ना। सेंट्रोमेयर की बात करते हैं। सेंट्रोमेयर हमारा सेंट्रल वाला पार्ट, जो कि ये है आपका रेड वाला पार्ट है, ठीक है। ऊपर कहीं शायद हमने ना गलती से 2 पेयर्स बोल दिए हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि 1 ही पेयर होगा, 2 पेयर नहीं होगा। हमें लगता है हमने गलती से वहाँ पे कहीं तो बोला है, ठीक है। चलिए, तो आपको सेंटर में ये रेड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है अपने आप ही कि ये सेंटर में है, तो सेंट्रोमेयर आप यहाँ पे जानोगे, जहाँ पर जो आर्म्स होंगी, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, वो आ करके जुड़ेंगी। किससे जुड़ेंगी? स्पिंडल फाइबर से जुड़ेंगी। जब सेल डिवीजन पढ़ोगे वहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आप देखते हो टीलोमेयर। व्हाट इज टीलोमेयर? द प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है, अभी पढ़ाया था ना। ये यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोटिंग दिखाई देगी, जिसे कि हम टीलोमेयर कहेंगे। ये है स्ट्रक्चर आपके क्रोमोसोम का। क्या करता है टीलोमेयर? ये एक प्रोटेक्टिव कैप होता है जो क्रोमोसोम के एंड पे आपको दिखाई देगा। देखिए, ये इनका हेड है इस वाले दोनों का, और ये इनका एंड है। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो कि हेड पे प्रेजेंट होगा या आपके जो एंड है उस पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या करती हैं? ये प्रिवेंट करती हैं डिग्रेडेशन से, कि कहीं कोई एंजाइम जो हमारे सेल में प्रेजेंट है, जो हमारे न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, कहीं उससे कोई डिग्रेडेशन ना हो जाए, हमारा क्रोमोसोम गल ना जाए, कोई क्रोमोसोम कोई एंजाइम उसे खा ना जाए, ठीक है, किसी वजह से डिग्रेडेशन ना हो जाए, टूट फूट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस चीज़ से बचाए रखता है हमारा टीलोमेयर। और ये फ्यूजन विद द नाइबरिंग क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन ना हो जाए, इससे भी ये प्रिवेंट करके रखता है। हो सकता है कि इधर वाला जो क्रोमोसोम है या इधर वाला क्रोमोसोम है, अगर इनके पास ये कैपिंग ना हो तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाए और कोई अलग ही स्ट्रक्चर बना लें, तो ये फ्यूजन भी ना हो, इस वजह से भी जो टीलोमेयर है वो बचा करके रखता है हमारे क्रोमोसोम को। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें समझ में आ गई। अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमैटिड। 2 आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई देंगी, जो कि 1 पेयर में होंगी, और वो ज्वाइंट होंगी सेंट्रोमेयर पे। व्हाट इज सेंट्रोमेयर? द रीजन जहां पर आकर के ये सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन होती हैं स्पिंडल फाइबर के क्या कहते हैं, वेयर स्पिंडल फाइबर अटैचेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फिर टीलोमेयर ये प्रोटेक्टिव कैप होते हैं, जो कि एंड या हेड पे आप याद कर सकते हो कि पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये? तो क्रोमोसोम को डिग्रेड करने से और उनका किसी और अगल बगल के नाइबरिंग क्रोमोसोम से कोई फ्यूजन ना हो जाए, इस चीज़ से वो बचा करके रखते हैं। ओके, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर। देखिए क्या है स्ट्रक्चर में, कुछ नया तो है नहीं, अभी आपको जो पढ़ाया वही है। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, ये आपको सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही हैं। ये देखिए, क्रोमोसोम में एक होता है पी और एक होता है क्यू। पी जो होता है वो शॉर्ट आर्म होती है, मतलब छोटा वो आर्म होगा, और जो क्यू होती हैं वो लॉन्ग आर्म होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, लंबे हाथ बड़े हाथ, ठीक है। तो 4 हाथ हैं हमारे क्रोमोसोम के पास। तो क्रोमोसोम का जो ऊपर वाले हाथ है, ठीक है, वो आपके छोटे हैं, और जो नीचे वाले हाथ हैं वो आपके बड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो कि कैपिंग जो होती है वो एंड पे, मतलब आपको यहाँ पर दिखाई देगी टीलोमेयर, एंड सेंट्रोमेयर आपको बीच में दिखाई देंगे, एंड अंदर जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो पूरा डीएनए से भरा पड़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा किसी किसी क्रोमोसोम्स में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देते हैं, एंड सैटेलाइट भी दिखाई देती है। ये कुछ नहीं है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे और उसके ऊपर छोटी सी लाइन खींच के एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर बना देंगे, दैट इज द सैटेलाइट। एंड जो अटैचमेंट होगी, जो गुब्बारे का धागा होगा, जो हमारा क्रोमैटिड है उससे जुड़ा हुआ है, उस धागे को हम कह देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो आपने गुब्बारे बनाए हैं उसे आप कह देंगे सैटेलाइट। गुब्बारे से अच्छा है ना कि आप ये याद रख लो कि बल्ब बनाया है, क्योंकि सैटेलाइट बल्ब से ज़्यादा आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट हमारा एक रीजन है क्रोमोसोम का। देखिए, सैटेलाइट क्रोमोसोम का एक रीजन है जो कि पिंच्ड ऑफ, थोड़ा सा बाहर निकला होता है हमारे मेन क्रोमोसोमल बॉडी से, एज आई
टोल्ड यू कि अगर ये हमारा मान लीजिए ऊपर का आर्म है तो इस आर्म से छोटू सा, ठीक है, ऐसे छोटू सा ये निकला होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। और जो बीच में ये सैटेलाइट, ठीक है, ये जो सैटेलाइट है और जो हमारा मेन क्रोमोसोमल बॉडी है उससे जो जोड़े रख रहा है इन दोनों को, वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि बीच का एक ऐसा पार्ट, छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, क्रोमोसोम का डेट कंटेन अ स्पेशलाइज जेनेटिक मटेरियल, इसके पास एक स्पेशलाइज जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो NOR होता है, ठीक है, NOR जो है ये कहाँ पाया जाता है, दिस NOR, ठीक है, ये जो NOR है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एम आई क्लियर विद दिस ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। नॉमेनक्लेचर में समझ में आया कि क्रोमोसोम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैन यू रिवाइज इट फॉर मी, प्लीज रिवाइज इट। देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा क्रोमैटिड, फिर हमने पढ़ा सेंट्रोमेयर, फिर हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा टीलोमेयर, हमने पढ़ा सैटेलाइट, हमने पढ़ा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कैन यू सी, देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सी करिए, सी, ठीक है, सी मतलब क्या, देखिए SHTCC, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं SHT और आपने CC, कुछ भी ऐसे याद रख लो कि CC में दवा पीते हो तो दवा पी, CC में दवा पी करके तुम SHT पढ़ रहे हो, तो ये आपके नॉमेनक्लेचर को याद करा सकता है। वैसे तो कुछ है नहीं याद करने के लिए, बट एक वही है ना, फालतू सी ट्रिक याद करने में हम लोग को बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने भी याद किया था कि SHTCC, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि CC में दवा पी करके आप मस्त SHT पढ़ रहे हो। तो ये आपका क्रोमोसोम हो जाएगा और आप नहीं कंफ्यूज हो पाओगे कि आपने क्रोमोसोम का ही ये नॉमेनक्लेचर याद किया है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर C वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप CC में दवा पीकर SHT पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्रोमोसोम में आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे हैं, क्रोमैटिड देखा है, सेंट्रोमेयर देखा है, टीलोमेयर देखा है, आपने सैटेलाइट देखा है, आपने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखा है। तो ये आपके 5 जो नेम है, इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है अपनी क्रोमोसोम की जर्नी में, ठीक है, उसको पढ़ने की जर्नी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या बढ़े, ये हमने ट्रिक के लिए ही छोड़ा था ये जगह कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, क्लास बहुत अच्छी चलेगी, 1 मिनट देख लो। ये हमने क्रोमोसोम पढ़ा, ठीक है। आप जनरली ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, दिस इज द सेंट्रोमेयर एंड दिस इज टीलोमेयर, ओके। एंड अगर आपको दिखाना है कि इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है तो जस्ट यहाँ पर आप ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दीजिए। एंड अगर आपको सैटेलाइट दिखाना है तो जस्ट मेक अ बल्ब और बैलून हियर, बस ये आपका हो जाएगा। और आपका न्यूमोनिक्स जो है वो है CC में दवा पीकर हमने SHT बहुत अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। तो दिस इज़ योर मस्त वाला ट्रिक। एंड आई होप कि चैनल पर आप न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और अपने जूनियर्स के पास चैनल को शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं कि क्रोमोसोम्स के शेप के आधार पर कुछ नेम्स रखे गए हैं हमारे क्रोमोसोम के। जैसे कि आपके घरों में आपके काफ़ी सारे नेम होंगे, कोई आपको चिंटू बुलाएगा, कोई आपको छोटी बुलाएगा, कोई आपको बेबी बच्चा बाबू बुलाएगा, कोई कुछ भी बुला सकता है ना। तो यू हैव योर डिफरेंट नेम। किस आधार पर रखे गए हैं वो नेम, आपके बिहेवियर के आधार पे। आप अपने मम्मी पापा के सामने बहुत ही बच्चे बने रहते हो तो आपको आपके मम्मी पापा बाबू, बेटा, सोना कहते हैं, है ना। लेकिन आप अपने क्लास में मैच्योर बने रहते हो तो आपको इंसान सीनियर, मतलब क्या बोलते हैं, सिंसियर बच्ची है ये, है ना। तो आपका कोई बढ़िया सा नाम रख देगा, यार ये तो टॉपर है, तो आपको सब कोई टॉपर टॉपर बोलेगा। तो ये आपके बिहेवियर के हिसाब से आपके नामकरण हुए हैं। वैसे ही जो हमारा क्रोमोसोम है उसके कौन से बिहेवियर के हिसाब से, उसका जो क्रोमैटिड है ना उसके लोकेशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया है, हमने क्रोमोसोम के नामकरण कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप जो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड हैं उनके बेसिस पे आप देखोगे कि इनके नामांकरण किए गए हैं, इनका नॉमेनक्लेचर जो है, इनको नाम दिए गए हैं अलग अलग। कैसे दिए गए हैं, सेम चीज़ देखो, बहुत ईजी है याद करने में, समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इट कि सेंट्रोमेयर तो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। जैसे आप हो, आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, आपका बिहेवियर में चेंज आता है।
आप तो नहीं चेंज होते हो ना, आपके बिहेवियर में चेंज आता है। तो आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, तो आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में अगर आ जाता है बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है 4 बिहेवियर हैं आपके, ठीक है। एक आपके मम्मी पापा के साथ, एक आपके टीचर के साथ, एक आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और एक आपके बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के साथ। ये 4 आपको याद रखने हैं पैटर्न, और वही 4 पैटर्न आपको क्रोमोसोम में याद रखने हैं, ठीक है। कैसे? आप नहीं बदल रहे हो ना, वैसे ही सेंट्रोमेयर भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, द सेंटर विल बी सेम, ठीक है। ये देख लो भाई, क्या हमने गलत बोला कुछ? ये देखो, ये सेम है, ये सेम है ना, सेम ही लाइन में है, तो ये हमारा जो सेंटर है वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ आपको याद हो गई कि सेंटर तो फिक्स रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने क्रोमैटिड की, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेटासेंट्रिक है उसमें जो हमारे क्रोमैटिड्स होंगे वो दोनों ही तरफ इक्वली होंगे, उनके जो लोकेशन होंगे वो दोनों ही तरफ सेम तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए ये है आपका, देखिए यहाँ पर भी, लेट मी टेक अनदर कलर, ओके। यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके जो आर्म्स हैं वो सेम है, ठीक है, प्लस इक्वल है, तो दिस इज योर मेटासेंट्रिक। माता पिता के पास वाला बिहेवियर है भैया, एकदम सभ्य संस्कारी, बहुत ही अच्छे बच्चे बन के, एकदम मम्मी के पापा, मम्मी के जो हम हैं ना, जो जैसे हम मम्मी के साइड है वैसे ही हम पापा के साइड भी हैं, समझ रहे हो। जैसे हम समझो, मेरे अंदर ना फालतू ट्रिक ना, अभी तुम्हें पढ़ाते हुए ये सारी ट्रिक आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, आई डोंट नो, बट मैं जब तुम्हें पढ़ाती हूँ तो मेरे दिमाग में ये सब आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो अभी आया जो, वो तुम्हें बता रहे हैं, ये जो तुम्हारा जो मम्मी का साइड है वही तुम्हारे पापा का भी साइड है। जैसे तुम सभ्य संस्कारी अपने मम्मी के पास हो वैसे ही तुम पापा के पास हो। तो मेटासेंट्रिक में क्या क्या याद रखना है कि जो माता हैं, जो पिता हैं, उनके सामने हम सभ्य संस्कारी बन के रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटासेंट्रिक। दोनों ही साइड जो है सेंट्रोमेयर के, दोनों ही साइड जो हमारी क्रोमैटिड होंगे वो क्या होंगे, जो आर्म्स होंगे क्रोमैटिड के वो इक्वल एंड सेम होंगे, ठीक है, लेंथ वगैरह हर चीज़ ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सब मेटासेंट्रिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप माता पिता के बाद आपके गुरु हो गए, आपके गुरुजन हो गए, है ना। तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपका एक साइड थोड़ा सा छोटा होगा और एक साइड थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसे? आपके गुरुजनों में आपके कुछ फेवरेट टीचर होंगे जिनके लिए आप अत्यधिक प्यार जताते होगे, और आपका जो उनके तरफ झुकाव है वो कुछ ज़्यादा होगा। तो हमारा जो लॉन्ग आर्म है, जो आपके गुरुजन, जो आपके प्रिय गुरुजन हैं, उनके तरफ आपका जो क्या कहते हैं रुझान है वो कुछ ज़्यादा है, और जो थोड़े से टीचर्स जो हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद हैं, उनकी तरफ आपका रुझान कम है। तो आपको सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या याद रखना है कि माता पिता के बाद सब मेटासेंट्रिक आएगा, डेट इज़ योर टीचर्स आएंगे। एंड टीचर में द लवेबल टीचर हैव लॉन्ग आर्म, आप ऐसे याद रख सकते हो कि उनके पास आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और शॉर्ट आर्म वाला जो आपको टीचर्स नहीं पसंद है उनकी तरफ जो रुझान है वो थोड़ा कम रहेगा। तो आप सब मेटा में ऐसे याद रख सकते हो कि अनइक्वल रहता है, और जो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट आर्म दिखाई देगा और आपको एक लॉन्ग आर्म दिखाई देगा। समझ गए आप लोग? उसके बाद समझिए, उसके बाद आते हैं एक्रोसेंट्रिक। ओके ओके, एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं। एक्रोसेंट्रिक में आपको दिखाई देगा सैटेलाइट, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? आपको सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, और जो सेंटर है वो अगेन सेम है। यहाँ पर आपको एक आर्म देखिए एज इट इज सेम ही लग रही है ना, लेंथ थोड़ी ठीक ठाक है, और आपको यहाँ पर बहुत ही छोटा जो शॉर्ट आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जा रही है भाई। आपके दोस्तों के सामने आप होता है ना, गिने चुने एक दो के सामने आप बहुत नॉर्मल रहते हो, उसके अलावा तो सबके सामने आपका असली चेहरा पता है भाई। तो ये वाला असली चेहरा सबके सामने पता है। कुछ जो दोस्त हैं उनको आप फिल्टर लगा के, मतलब सैटेलाइट लगा के आप थोड़ा सा अपने आप को फिल्टर लगा के दिखाते हो कि आई एम दिस, आई एम दैट, ओके। लेकिन जो बहुत बचपन वाले दोस्त हैं उनके सामने आप फुल मैच्योर नहीं, सॉरी, मैच्योर तो आप नहीं रहते हो ना, आप बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हो, आपका जो मन करता है वो करते हो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ इक्का दुक्का होते हैं जिनके साथ आप सैटेलाइट मतलब फिल्टर लगा के बातें करते हो। तो याद रखना है कि एक्रोसेंट्रिक जो है, जो आपके फ्रेंड्स वाले फेज है, उसमें आपका जो एक साइड है उस पर सैटेलाइट प्रेजेंट होगी, और जो दूसरी साइड है वो आपकी नॉर्मल जैसे है वैसे ही रहेगी, बहुत हैप्पीनेस वाली रहेगी, और वो थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है। उसके बाद टीलोसेंट्रिक में आपको याद रखना है कि सेंटर में देखो, यहाँ पे आप कहोगे दीदी दो ही आर्म दिखाई दे रहे हैं, दो कहाँ गए? अरे बाबा, दो जो है ना वो पीछे चले गए, है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा।
ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, और जस्ट इसके पीछे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसके पीछे ही होंगे दो और, तब ये जाके चार हुए हैं। जैसे ये हमारा समझ रहे हो, ये हमारा सेंट्रोमेयर है, और उसके ही जुड़ा हुआ ये एक हो गया, ये दो हो गया, और इसी के पीछे हमारे दो और होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टीलोमियर है, जो कि आपके जस्ट इसके अपोजिट पीछे हैं। तो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिचुएशन क्या ही बताए, वहाँ तो तुम, यहाँ तुम होता है ना कि बिल्कुल इन तीनों ही फेज में तुम कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते हो, और इस वाले में बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हो, तो इसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। बस याद रखना कि इन सभी के अलावा अब जो बचेगा वो टीलोमेयर ही बचेगा, ठीक है। तो टीलोमेयर वाला भी तुम्हें याद हो गया, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें ये तीन अगर याद हैं तो टीलोमेयर बचा ही एक यार, बचा ही एक, तो तुम आराम से याद कर लोगे कि हाँ भाई ये था, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर था, है ना। तो ऐसे आप बना करके आ सकते हो अपने क्रोमोसोम्स के शेप वगैरह को, अगर आपसे पूछा जाता है तो। बहुत लंबा ही इस पे हमने आपको लेक्चर दे दिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, केवल पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बना किससे है हमारा क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी हमसे कहेंगे ना, दीदी अभी तो पढ़ाया डीएनए और प्रोटीन से बना है, अब बोल रहे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। बच्चों ये बताओ, डीएनए क्या हमारा न्यूक्लिक एसिड नहीं है? बिल्कुल है, डीएनए है ना न्यूक्लिक एसिड। तो बस वही बात है, तुम कितना घबरा जाते हो। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसे ही हम, इसमें ही हम डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड नाम यहाँ पे लिखा गया है तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में जो हमारा डीएनए है, ये प्राइमरली न्यूक्लिक एसिड हमारा माना जाता है क्रोमोसोम में, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ये कंटेन करता है, कैरी करता है। हिस्टोन जो है ये प्रोटीन है, जो कि हमारे डीएनए को रैप किया होता है, जैसे कि हमने आपको बना के दिखाया था। दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन, एंड जो इसमें क्रोमोसोम होगा वो कुछ इस तरीके से रैपिंग में होगा, ठीक है। ये रैपिंग होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसे अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, तो आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, नाक मत कटवाना, बोल देना न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। और क्या रेशियो होता है, 2:3 का, ठीक है। 40% हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो 60% है वो हमारा जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन इज द नेम, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन। अब हम टाइप की बात करेंगे। तो देखिए ये ऊपर जो हमने पढ़ाया, दिस इज ऑल मतलब ऑल्सो इन कंसिडरेशन कि ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, ओके। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के, जो कि देखो वही हम बताना चाह रहे हैं कि क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड साइज के पे भी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के पे भी, फिर बैंडिंग पैटर्न्स पे भी, बहुत सारे चीज़ों पे क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से बैठ के जूम कर करके देखना, ठीक है, एकदम बढ़िया से बैठ के कि ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से निकला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अगर आप तोड़ोगे उसे धागेनुमा स्ट्रक्चर निकलेगा, टीलोमेयर के साइड से आपको दिखेगा, ठीक है। एंड फिर आपको इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन्स बीच बीच में दिखेंगे, जिन्होंने पैकेजिंग में हेल्प की है। एंड फिर आगे चल के देखोगे तो आपको डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए दिखाई देगा, और उसमें आपको काफ़ी सारे ATGC के आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जीन क्या करते हैं बताइए। अच्छा, कैन यू टेल मी, जीन जो है क्रोमोसोम पे क्या उनका लोकेशन होता है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है? तो हमेशा एक लाइन याद रखना, दैट इज जीन हैव स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, जीन हैव स्पेसिफिक लोकेशन ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम। तो स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे हमेशा ही जो जीन होगा वो क्या होगा, वो हमारा स्पेसिफिक होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन स्पेसिफिक होगी। नाउ इट्स योर होमवर्क फॉर यू, अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, भागने मत लगना, ठीक है। इट्स जस्ट अ होमवर्क, जो अभी याद आया हमें, कि आपको हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द अलील, ठीक है। इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। हमने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत ही हलवा क्लियर इन टर्म्स को हमने किए हुए हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से बता दोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोशिश करिए, नहीं आएगा हम सेल डिवीजन वाला, जो सेल साइकिल वाला चीज़ें पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। बट अभी आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज अलील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो आपको बताना है कि जीन और अलील में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलीचीन क्रोमोसोम के बारे में।
फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस बोथ क्रोमोसोम, ये जो दोनों ही क्रोमोसोम हैं इन्हें हम कहते हैं जियांट क्रोमोसोम। कैसे याद रखना है, देखो वेट अ मिनट, क्रोमोसोम का एक टाइप है दैट इज जियांट क्रोमोसोम। जियांट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ठीक है, बहुत विशाल क्रोमोसोम जो है इसे हम कहते हैं जियांट क्रोमोसोम। कैसे याद रखोगे, जियांट मतलब विशाल। जियान देखा है आपने, वो डोरेमोन देता है तो जियान देखते हो, पूरे अपने दोस्तों में सबसे विशाल होता है, सबसे भारी, सबसे बड़ा होता है ना, तो जियांट क्रोमोसोम है। अब जियांट क्रोमोसोम में आपको दो टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज योर लैम्प्रस क्रोमोसोम, ओके, द फर्स्ट वन इज योर लैम्प्रस क्रोमोसोम एंड द सेकेंड वन इज योर पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये दोनों ही क्रोमोसोम जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली लार्ज होते हैं और थिक होते हैं। क्या बोला बच्चा हम लोगों ने, मतलब सॉरी हमने आपको क्या बोला, देखिए ये हमने ये बोला कि एक्सेप्शनली, ठीक है, ये एक्सेप्शनली, ये देखो जब भी हम टी के ऊपर एन लगाते हैं ना तो डेट इज फंक्शनल, तो हमने एन लगा दिया, स्ट्रक्चरल तो हमने एन लगा दिया टी के बाद, वैसे ही एक्सेप्शनल तो टी के बाद हमने ऊपर एन लगा दिया। तो ये सब लिखने का जल्दी वाला ट्रिक है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल मतलब क्या कि ये आप सोच भी नहीं सकते हो उस तरीके से ये बड़े होते हैं, वैसे तो काउंट वगैरह दी गई हैं। तो ये एक्सेप्शनल लार्ज होंगे और थिक होंगे। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द जियांट क्रोमोसोम। देखिए आपको पूरे क्रोमोसोम को इसके कंसिडरेशन में नहीं लेके आना है, सिर्फ जियांट क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं कि नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत थिक हूँ, इस तरीके का कंसिडरेशन आपको ये टर्म खुद ही दे रहा है, जियांट, ठीक है। जियान बहुत बड़ा है, खुद ही बहुत थिक है, खुद ही बहुत लार्ज है। तो एक्सेप्शनली लार्ज एंड थिक होते हैं ये क्रोमोसोम, एंड ये दो टाइप के क्रोमोसोम आपको पढ़ने हैं, दैट इज योर लैम्प्रस क्रोमोसोम एंड योर पॉलीटीन क्रोमोसोम, ओके। चलिए, लैम्प्रस क्रोमोसोम जो होता है ये हमें न्यूक्लियाई में दिखाई देता है, किसकी न्यूक्लियाई में, ग्रोइंग oocyte के न्यूक्लियाई में दिखाई देता है ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। oocyte क्या होता है, इमेच्योर एग सेल, ठीक है, जो कि अभी एग सेल बना नहीं है, इमेच्योर है, ठीक है। तो उसमें आपको दिखाई देगा लैम्प्रस क्रोमोसोम। इसमें आपको एक्सटेंडेड लूप्स दिखाई देंगे क्रोमैटिन के, जो कि आपको लैम्प्रस की तरह दिखाई देगा, ऐसे कुछ, वेट अ मिनट, ऐसे करके आपको कुछ लूप्स दिखाई देंगे, ठीक है, अपोजिट साइड में दोनों ही तरफ, ठीक है। तो इस तरीके का आपको लैम्प्रस क्रोमोसोम दिखाई देगा, जैसे लैम्प को साफ करने वाला जो ब्रश होता है ना, ऐसे नहीं देखा आपने, ऐसे ब्रश, ठीक है, तो ये ब्रश वाला शेप ले लिया, डेट्स वाई इसे हम लोग लैम्प्रस क्रोमोसोम कहते हैं। प्लस ये जो लूप है ये एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग, जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो प्रोसेस चलती है, देखो the main function of this chromosome is कि ये ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस, जो आरएनए की सिंथेसिस होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है, और पर्टिकुलरली oogenesis के टाइम पे ही ये काम करता है। तो अभी देखो यहाँ पे शायद हमने इतना ही कुछ लिखा है, बट मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। द फर्स्ट थिंग जो कि आपको लैम्प्रस, जिसे कि हम शायद एल भी लिख सकते हैं, तो लैम्प्रस क्रोमोसोम के बारे में फर्स्ट थिंग आपको जाननी है कि इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। किसने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। और वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसे सैलमेंडर के अंदर देखा था, ठीक है, 1882 में, ओके। वॉल्टर ने ऑब्जर्व किया था, और बाद में पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारे और भी लोग आए, उन्होंने डिस्कशन किया, बताया हर चीज़। अभी आपको ये जानना है कि पर्टिकुलरली ये हर एक वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में पाए जाएंगे, ठीक है, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ठीक है। लिखते चलो बाबा, लिखते चलो। एक्सेप्ट, क्या बोला, एक्सेप्ट मतलब किस में नहीं पाए जाएंगे, याद रखिएगा, मैमल्स, ठीक है, ये मैमल्स में केवल नहीं पाए जाएंगे, उसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें पाए जाएंगे। एम्फीबियंस में ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे से आपको दिखाई दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको दिखाई कब देंगे,
ये हमने देखो, अभी लिखो, जल्दी लिखो अपनी कॉपी में कि लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम एक जियांट क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है जिन टिश्यू में पाए जाएंगे उनकी ग्रोथ एक्सेप्शनल हो जाएगी। बात कर रहे हैं टिश्यूज के ग्रोथ की, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, केवल टिश्यूज की ग्रोथ हो जाएगी और एक्सेप्शनली ग्रोथ हो जाएगी, काफ़ी वो लार्ज बन जाएंगे और थिक बन जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम है, इन्हें फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हमारे वॉल्थर फ्लेमिंग ने सैलामेंडर के अंदर। ये हर एक वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में पाए जाएंगे, एक्सेप्शनल हैं आपके मैमल्स और सबसे अच्छे से आप इन्हें एम्फीबियंस वगैरह में देख सकते हो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके एमसीक्यूज एंड हर जगह आपसे पूछा जा सकता है आपके वाइवा वगैरह में, कि कौन से स्टेज में पाए जाते हैं, तो मियोसिस प्रोफेज 1, ठीक है, मियोसिस प्रोफेज 1 का कौन सा स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज। और ये किसकी स्टेज इसकी बात चल रही है, प्राइमरी oocyte की। तो कैसे याद रखना है कि लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस प्रोफेज 1 है उसके डिप्लोटीन स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, क्यों लैम्प ब्रश का फॉर्मेशन होता है, ये जो शेप है, जो लैम्प ब्रश का शेप है, ये क्यों बन रहा है। पहले दीदी, आप पता है अभी क्या सोचे होगे, दीदी पहले शेप तो दिखा दो यार, पहले दिखाओ तो कि लैम्प ब्रश कैसे है, उसके बाद तो बताएं। तो देखिए ऐसा कुछ लैम्प ब्रश है, ये हमारा क्रोमेटिड है, ये कुछ इस तरीके से लैम्प नुमा स्ट्रक्चर, जो ब्रश होता है लैम्प का उसके नुमा स्ट्रक्चर देख लेता है, और ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं एंड ये लूप ऐसे बना लेता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हुआ, कैन यू टेल मी क्यों फॉर्म हुआ। ये देख रहे हो, ये देखो, ये क्रोमोसोम है और इसमें कुछ इस तरीके से गुब्बारे जैसा, ऐसे लैंप जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बन गया है। वैसे बहुत इजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हो तो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। क्यों बना है ये बताओ, क्यों बना है ये स्ट्रक्चर, बताइए, बताइए किसी को। चलिए, सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी की वजह से होता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटी है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी से मतलब है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसका प्रोडक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा इस जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हो जाता है, तो ये एक रीज़न है। सेकेंड, कि जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, जब ये लूप्स बन रहे हैं तो ये एक्सटेंड हो रहा है ना, ये एक्सटेंडेड जो क्रोमेटिड है वो है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड है, तो डेट्स वाई जो सरफेस एरिया, एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, स्ट्रेच हो जाना, बड़ा हो जाना, तो उसके वजह से ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, जिसके वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं आरएनए पॉलीमरेज को और ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स हैं वो एक्सेस कर पाए डीएनए को, इसके लिए हमारे जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है उनका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज इज कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के लिए, क्यों, क्योंकि आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोडक्शन करना है, इस वजह से ये शेप बना हुआ है। सेकंड ये कि जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, जिसमें आपको याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्सेस कर पाए डीएनए के लिए, तो उन्हें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है। थर्ड, इसका बेनिफिशियल आप देखोगे ना एक और चीज में, डैट कि ये मॉडल, ये एक्सीलेंट मॉडल है हमारी स्टडीज़ के लिए। अगर हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या उनमें डायनेमिक्स, उसके किसी भी डायनेमिक्स, किसी भी एक्सपेक्ट को पढ़ना है तो हम आराम से अंडर द माइक्रोस्कोप इसके इस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, कोई पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, तो बस आपको इतना बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस है हमारे डीएनए का, सॉरी आरएनए का, उसके लिए एंड पर्टिकुलरली जो ये ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस हो रही है, ये पर्टिकुलरली जो oocytes होते हैं, ओके, जो oocyte है ना, जो पर्टिकुलरली oocyte है, oogenesis है, सॉरी oocyte नहीं, मैं भी क्या बोल रही हूँ, oogenesis जो है, उस टाइम पर जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस हो रहा है
उसके लिए हमारे लैम्प्रस क्रोमोसोम जो है उनका फंक्शन आपको दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लैम्प्रस क्रोमोसोम। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीटीन क्रोमोसोम। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दीदी इतना एक ही बार बता दिया, एक बार रिवाइज करा दो। कोई दिक्कत नहीं है, हम कराते हैं ना रिवाइज। देखिए हमने क्या पढ़ा कि जियांट क्रोमोसोम एक्सेप्शनली लार्ज और थिक होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम भी जियांट रखा गया, विशाल रखा गया। जियांट क्रोमोसोम में जो लैम्प्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम आते हैं उसमें हमने फर्स्ट लैम्प्रस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। जो लैम्प्रस क्रोमोसोम है इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वैल्थर एंड फ्लेमिंग ने, सॉरी वैल्थर फ्लेमिंग एक ही इंसान है एंड नहीं, वैल्थर फ्लेमिंग ने किया था 1882 में, ठीक है, सैलामेंडर के अंदर। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। जो हमारा लैम्प्रस क्रोमोसोम है ये हर एक वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, लेकिन हमारे मैमल्स को छोड़ करके। किस स्टेज में पाया जाता है? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 इन आवर प्राइमरी oocyte, ठीक है। उसके अलावा कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लैम्प्रस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट रीजन इज योर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। ये प्रोडक्शन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज के लिए ये लैम्प्रस क्रोमोसोम का बन जाता है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर। सेकेंड, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन के लिए। थर्ड, हम एक्सीलेंट मॉडल ये वर्क करता है जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर हम फंक्शन याद करना चाहें लैम्प्रस का, तो उसमें हम ये याद करेंगे कि ड्यूरिंग द oogenesis, पर्टिकुलरली हम oogenesis के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस जो है हमारे आरएनए की, वो उसमें ये जो हमारा लैम्प्रस क्रोमोसोम है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। नाउ कैन आई मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ये सर्टेन टिश्यूज ऑफ इंसेक्ट लाइक सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम लोग सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। कहाँ पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कहाँ पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो उसमें ये पाया जाएगा, और कुछ स्पेसिफिक कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स में पाया जाता है। देन द मोस्ट पॉपुलर वन इज योर ड्रोसोफिला, द फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में आपको दिखाई देगा। जिन टिश्यूज में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाएंगे उनकी ग्रोथ एक्सेप्शनल हो जाएगी, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा आपको ना कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए दिखाई देंगे। तो कभी हमें मौका मिलता है तो इन सभी के जो लैम्प्रस एंड पॉलीटीन है इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से पढ़ाएंगे कि क्या क्या दोनों होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसके वजह से हम जल्दी जल्दी हर एक चीज़ें लेकर के चलें, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ छूटे ना, हम आपको बता दें, ठीक है। चलिए, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ये रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए से फॉर्म होता है, मतलब डीएनए काफ़ी बार राउंड होता है, तो उसकी वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो काफ़ी बार राउंड हो जाता है, उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। और इसमें सेल डिवीजन नहीं है, विदाउट सेल डिवीजन लीडिंग टू जियांट क्रोमोसोम, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, और उसमें डीएनए ने राउंड कर लिया है काफ़ी बार, उसकी वजह से हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो बन जा रहा है। और इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल सेट होते हैं क्रोमैटिड्स के। किसके? मल्टीपल सेट्स होते हैं क्रोमैटिड के। उसके अलावा इसमें आपको कुछ विजिबल बैंड्स दिखाई देंगी, कुछ इंटर बैंड्स दिखाई देंगी, जो कि रीजन ऑफ कंडेंस्ड एंड डीकंडेंस्ड आपको क्रोमैटिन बताएंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। इस एक आपको इसमें डार्क दिखाई देगा, कुछ लाइट दिखाई देगा, फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इसमें कुछ बैंड्स दिखाई देती हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर्ड किया था इजी बाल्बियानी ने, ठीक है। किसने? इजी बाल्बियानी ने। और कहाँ किस टाइम पे ये देखा था? तो इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, जो माइटोसिस का इंटरफेज होता है उसी में आपको ये दिखाई देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जिसमें बीच में आपको आपका सेंटर दिखेगा, जिसमें जो आपका सेंट्रोमेयर होगा, ठीक है, क्रोमोसोम सेंटर लिखा हुआ है जिसे कि आप सेंट्रोमेयर कहते हो। और कुछ इस तरीके से आपको आर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। कोशिश तो करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दे, बट मन नहीं मानता है, ठीक है। तो बीच में आपको दिखाई देगा सेंट्रोसोम, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर आर्म्स दिखाई देंगे। एक छोटा सा आर्म दिखाई देगा जैसे कि आप क्रोमोसोम नंबर 4 बोलोगे, एंड फिर एक यहाँ पर आर्म दिखाई देगा जिसे आप क्रोमोसोम नंबर X बोलोगे। यहाँ आपको एक दिखाई देगा क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, ये राइट आर्म, 3 का राइट आर्म होगा, और वहीं 3 का ये लेफ्ट आर्म हो जाएगा। फिर आपको ये दिखाई देगा क्रोमोसोम 2 का लेफ्ट आर्म, और क्रोमोसोम 2 का ये राइट आर्म आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम का अरेंजमेंट दिखाई देता है, और बीच में हमारा सेंट्रोमेयर रहता है।
4 आपको दिखाई देते हैं। हम अगर ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें जो पॉलीजीन क्रोमोसोम है यहाँ पर आपको 4 दिखाई देंगे, है ना, 4 दिखाई देंगे। तो ये आपका वाई हो गया, सॉरी एक्स हो गया। वाई तो इसी में छुप जाता है। वाई पता है, वाई जो क्रोमोसोम है मेल में अगर हम बात करें तो वाई क्रोमोसोम इसी में छुपा रह जाता है, इस सेंट्रोमेयर में। सीएम लिख दे रहा है तो सेंट्रोमेयर में ये बीच में छुपा रह जाता है। लेकिन एक्स जो है वो छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमोसोम एक्स है ना, 4 है, सॉरी ये जो क्रोमोसोम नंबर ये 4 होगा, ठीक है। वही हम कहे कि कहाँ हम मिस गाइड कर रहे हैं। देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, ये एक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम वाई की बात करेंगे तो वाई जो है इस सेंट्रोमेयर में छुपा रह जाता है। फिर ये क्रोमोसोम नंबर 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ये 2 का लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये 1 है, 3, ये 2, ये 4 और ये एक्स, तो 4 आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये आपका पॉलीजीन हो गया। अगर इनके फंक्शंस की हम बात करते हैं पॉलीजीन क्रोमोसोम के, तो ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। क्या? ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये है क्यों भाई, किस चीज़ का, ये स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट या उनकी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है उसमें बहुत काम आती हैं, ठीक है। जैसे ड्रोसोफिला में पाया जा रहा है तो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और या उसे हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये स्पेसिफिक प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, तो इनका प्रोडक्शन हमारे पॉलीजीन क्रोमोसोम करते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हाईली जीन एक्सप्रेशन, क्या ये फैसिलिटेट कराते हैं, फैसिलिटेट हाई जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। ये चीज़ आपको याद रखना है। पॉलीजीन में बैंड्स वगैरह के भी बारे में पढ़ना जरूरी है, बट वही है कि वो अभी ज़रूरी नहीं है, हम पढ़ा देंगे जब उसका वक्त आएगा तो, ठीक है। एमएससी वगैरह में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम की बात करते हैं। कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम्स आर लाइक एक रिप्रेजेंटेशन है। कैरियोटाइप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और जो हमारा आइडोग्राम है ये सिमेटिक बोलते हैं इसको, तो ये सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दोनों ही क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैरियोटाइप में हम इंडिविजुअल्स जो है, कोई भी एक इंडिविजुअल ले लो, उसके क्रोमोसोम को उठाओ, उसके साइज, शेप और बैंडिंग पैटर्न, ठीक है, क्रोमोसोम का साइज, उसका शेप और उसका बैंडिंग पैटर्न के हिसाब से उसे अरेंज कर दो। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा अरेंजमेंट की, उसे हम कैरियोटाइप बोलेंगे। और ये क्यों हेल्पफुल होता है? ये डिटेक्ट करता है किसी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाए या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, अभी आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट आपका क्रोमोसोम से हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। जितनी भी टर्म्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे उसका यहाँ पे आपको ओवरव्यू तो पक्का से पक्का मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कैरियोटाइप जो है और आइडोग्राम जो है दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में ही हम क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। कैरियोटाइप में हम क्रोमोसोम की साइज, शेप, उनके बैंडिंग पैटर्न के हिसाब से उसे अरेंज करते हैं और ये हेल्पफुल होता है कि कोई भी अगर किसी भी वजह से कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई है किसी इंडिविजुअल में या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है तो हम उसे डिटेक्ट कर पाएँ। फिर आइडोग्राम जो है ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्पीसीज के टिपिकल एक ही जो क्रोमोसोम है ना उनके कॉम्प्लीमेंट को हम लेते हैं और उनके रिलेटिव साइज और पोजीशन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम को उठा रहे हैं, उनके साइज और पैटर्न को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव उनके साइज, उनके पोजीशन, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कैरियोटाइप दिस विल हेल्प यू इन योर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये दो टर्म क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस इन क्रोमोसोम, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा न्यूमेरिकल एब्रीवेशन और एक होता है स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन। मतलब क्या कि क्रोमोसोम के नंबर से कोई गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। वेरिएशन में क्रोमोसोम के नंबर पे बात करें तो वो हो गया न्यूमेरिकल। अगर उसके स्ट्रक्चर पे कोई दिक्कत या कुछ भी प्रोसेस चल रही है उसके स्ट्रक्चर के वजह से, तो फिर हम उसे स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एब्रीवेशन। क्या होता है न्यूमेरिकल एब्रीवेशन में? आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, जैसे एनियोप्लॉडी पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे ट्राइसोमी, मोनोसोमी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एनियोप्लॉडी क्या होती है? जब क्रोमोसोम के नंबर में कुछ एबनॉर्मल हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो हम उसे एनियोप्लॉइडी बोलते हैं।
अब ये जो गड़बड़ी है ये या तो किसी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा होगा या तो घटा होगा। इन्हीं दोनों की वजह से ये गड़बड़ी आ सकती है। एक इंसान मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है, उसके बच्चे हुए, उनके बच्चे में हो सकता है कि एक जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो गया हो या एक क्रोमोसोम माइनस मतलब लूज हो गया हो, क्या हो गया हो, लॉस हो गया हो, तो उसके वजह से उनके बच्चे में अब कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखाई देगी। जैसे कि उनमें ट्राइसोमी जैसा डिसीज दिखाई मतलब ट्राइसोमी जैसा आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखाई दे सकता है, जिसमें क्या होगा कि उस बच्चे में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, ट्राइसोमी 21, जिसे कि आप डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हो। तो उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम्स दिखाई देने लगेंगे। नाउ व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? सो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 की वजह से कॉज होती है। ये डेवलपमेंटल, अब इसके कुछ फीचर्स होंगे, जो बच्चा पैदा होगा उसमें अगर डाउन सिंड्रोम पाए जाएंगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस डीले हो जाएगी। मतलब ना, जैसे आपकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है, आपके आईक्यू लेवल की चल रही है, आपकी बॉडी की चल रही है, वो सब उसमें डीले होगा, बाद में होंगे। जो आप अभी 8 ईयर्स के हो और आपके साथ वाला जो बच्चा मतलब होगा किसी भी इंसान का, उसमें अगर डाउन सिंड्रोम पाया जाएगा तो उसके और आप में बहुत अंतर दिखाई देंगे। आपकी जो मैच्योरिटी लेवल हो जाएगी ना, वो उसकी काफ़ी सालों बाद होगी। तो डेवलपमेंटल डिले होगा। उसके बाद उसमें ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पाई जाएंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या, कि वो ठीक से किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा ठीक से। उसके अलावा उसमें फिजिकल फीचर्स भी बहुत सारे आपको कुछ इधर उधर कुछ गड़बड़ ही दिखाई देंगे। तो इन्हें हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। हाउएवर जो ये डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, ये एक ना किसी भी हमारे इंडिविजुअल जो पैदा हो रहा है उसके लिविंग जो उसकी लाइफ है ना, उसमें बहुत सारे बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी हम बीएड कर रहे हैं तो हम पढ़ते हैं ये सब, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, जो सोशल इंक्लूजन है, क्योंकि वो बिकॉज कि वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ उनमें पाई जाती हैं, तो वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, वो सोशल भी नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें भी बनाई जाती हैं। टीचर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है उनका, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस, हम लोग को यही सिखाया जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसे हमेशा ही आपको भी, अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी हमारे नेचर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको रिस्पेक्ट करना है। कोई किसी भी तरीके से हो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके नेचर में केवल लाल कलर के फूल होते, जिधर देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ केवल रेड कलर के फ्लावर दिखाई देते, रेड कलर के प्लांट दिखाई देते, कितना बोरिंग होता ना सब कुछ, कितना बोरिंग होता, आपको मन ही नहीं करता कहीं देखने का, हर तरफ लाल 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 लाल। लेकिन वहीं आपको कहीं ग्रीन दिखाई देता है, कहीं येलो दिखाई देता है, कहीं पिंक दिखाई देता है, तो आपका मन जो है वो खुश रहता है। तो वैसे ही हमारे अगर सभी इंसान सेम तरीके से हो जाए तो सब कुछ बेकार सा लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, जो रंग है, इसे क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो रंग भरते हैं सभी के जीवन में, सभी एक नेचर में, ठीक है। तो बहुत लंबा चढ़ा आपको हमने यहाँ पर दे दिया लेक्चर, बट एज अ टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कभी कभी कुछ अच्छे ज्ञान बिसाइड योर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा हम आपको देते रहें, है ना। तो चलिए, डाउन सिंड्रोम समझ में आया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो है उस पर उनकी प्रेजेंस होने की वजह से डेवलपमेंटल डिले जो है वो इनमें पाया जाता है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इनमें दिखाई देती हैं, प्लस इनमें सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, और कुछ फिजिकल जो फीचर्स हैं वो भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक इंडिविजुअल में फुल्ली भी पाया जा सकता है और पार्शियली एक्स्ट्रा कॉपीज भी क्रोमोसोम 21 की पाई जा सकती हैं। ओके, इसमें अगर हमने बोला ना कि फिजिकल इसमें फीचर्स कुछ अलग दिखाई देंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दिखाई दे रहा होगा। तो इनकी आई जो है ना वो स्लैंटेड आपको दिखाई देंगी, इनके जो फेस है ना वो थोड़े फ्लैटेंड दिखाई देंगे, इनके जो मसल टोन है वो थोड़ी पुअर होगी, खराब होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउन सिंड्रोम्स में दिखाई देंगी, और ये क्यों होती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ योर क्रोमोसोम के क्या एक्स्ट्रा हो जाने से, मतलब पॉजिटिव प्लस हो जाने से हो जा रहा है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये आपका ट्राइसोमी में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है, ये आप ट्राइसोमी पढ़ते हो। फिर मोनोसोमी में आप पढ़ते हो कि एब्सेंस हो जाना। ट्राइसोमी में आपने पढ़ा प्रीसेंस होना, कि मतलब गेन की वजह से, और मोनोसोमी में आप पढ़ रहे हो लॉस की वजह से।
तो गेन की वजह से आपने याद रखना है डाउन सिंड्रोम, और जो लॉस है, जो एब्सेंस है, उसकी वजह से आपको याद रखना है कुछ और डिसीजेज, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक फीमेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है। ऐसे कितने क्रोमोसोम रहते हैं हमारे फीमेल के पास? 2 होंगे ना। एक्स एक्स होते हैं ना, आपको पता है ना कि क्रोमोसोम जो नंबर है वो फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, और एक्स वाई जो होते हैं वो हमारे मेल के पास होते हैं। तो अब क्या होगा, केवल एक ही एक्स इसमें आपको दिखाई देगा। जो टर्नर सिंड्रोम है ना, उसमें केवल एक ही एक्स आपको दिखाई देगा हमारे फीमेल्स में। तो ये कितनी बड़ी बात है, कैन यू सी इट, कि ये कितनी बड़ी बात है। जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ये फीमेल को अफेक्ट करता है। कैसे? तो इसमें बेचारी एक एक्स क्रोमोसोम ही गायब हो जा रहा है, एब्सेंस हो जा रही है उसकी। तो मतलब कि एक ही एक्स क्रोमोसोम बचा, मतलब ये कि इनकम्प्लीट एक्स क्रोमोसोम इसमें पाया जा रहा है। इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, इसके वजह से एक फीमेल में ना जो फिजिकल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो आपको दिखाई देने को मिलेंगी। इनफर्टिलिटी, वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। उसके अलावा आपको हर्ट के डिफेक्टिव उसमें दिखाई देंगे, उनको कुछ भी चीज़ें पढ़ने समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, मैं इतनी देर से, पता है, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ और मुझे यही नहीं पता कि 1 घंटे के बाद से मेरी ऑडियो जो है, वो जो वीडियो है वो रुक गई है, ठीक है, और मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। चलिए, हम कहाँ थे? टर्नर सिंड्रोम में थे। आई डोंट नो कि हमने कहाँ पर वीडियो रुकी है, बट हम दोबारा से बताते हैं कि टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स को अफेक्ट करती है, और ये टिपिकली रिजल्ट होती है, क्यों? क्योंकि इसके वजह से एक एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है। और अब हमारे फीमेल के पास एक्स एक्स होना चाहिए, लेकिन अब एक एक्स खत्म है, तो हमारे पास इनकम्प्लीट एक्स जो है उसमें बचा रह जाता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम है, अगर ये किसी लेडीज को हो जाता है तो उनमें फिजिकल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या होगा ना कि इनफर्टिलिटी, वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी, हर्ट डिफेक्ट पाए जा सकते हैं, या लर्निंग डिफिकल्टीज, जैसे कि उन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, टर्नर सिंड्रोम का कोई भी अच्छा अभी तक क्योर नहीं मिला है, मतलब आप उसे सही नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर अर्ली डायग्नोसिस या मेडिकल इंटरवेंशन हो तो उसके वजह से हम, जैसे होता है ना, पहले पहले आपको पता चल जाए कि हाँ भैया ये टर्नर सिंड्रोम जैसे आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत जा करके अगर कोई मतलब होता है ना, उसमें डायग्नोसिस कराते हो, मेडिकल इंटरवेंशन लाते हो, तो उसके वजह से आपको थोड़ी सी आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा किया क्या जाता है ट्रीटमेंट में? तो टर्नर सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में आपको ऊपर से हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। जैसे अब आपको टर्नर सिंड्रोम हुआ है तो कुछ हार्मोन्स ही आपके कम होंगे, कुछ हार्मोन्स की ही दिक्कत है, जिसके वजह से आप में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो ऊपर से आपके में हार्मोन्स जो है वो डाले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसको प्रमोशन, मतलब उसे प्रमोट किया जा सके, और आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी बना, हेल्दी और फुलफिलिंग आपकी लाइफ हो पाए, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम एंड आपके टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं। उसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 में आपने देखा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में आपको क्रोमोसोम 18 जो है वहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है। पटाउ जो सिंड्रोम है वहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 आ जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में, मतलब एक एक्स गायब हो जाता है, जिसकी वजह से केवल एक ही एक्स बचा रह जाता है हमारी फीमेल की बॉडी में। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में 2 एक्सेस आपको दिखाई देते हैं क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से, ठीक है, मेल्स में दिखाई देते हैं। देखिए, नॉर्मल मेल में एक्स वाई होगा, ठीक है, लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में आपको दिखाई देगा कि आप में 2 एक्स एंड एक वाई आ जाएगा। नाउ व्हाट इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, कैन यू टेल मी? अभी हमने बात की टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में, जहाँ एक एक्स गायब हो गया। अब क्लीनफेल्टर में वही मत कहना कि दीदी वो जो एक्स वहाँ गायब हुआ था वो यहीं चला आया क्या। तो ऐसे याद कर सकते हो कि टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम है वो गायब हो गया, और क्लीन फिल्टर में एक्स क्रोमोसोम एक और एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो क्लीन फिल्टर जो सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि हमारे मेल को अफेक्ट करती है, और इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस हो जाती है, मतलब आ जाता है। जो हमारा यूजुअल एक्स वाई क्रोमोसोम है उसके साथ आके वो जुड़ जाएगा, जिसके वजह से अब हमारे मेल में क्या होंगे, एक्स एक्स वाई, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। अब इनके वजह से भी हमारे जो मेल की बॉडी होगी
वो फिजिकल एंड डेवलपमेंटल डिफरेंसेस जो हैं उसमें मतलब होता है ना कि इनफर्टिलिटी उनमें दिखाई देगी, स्मॉल उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्मॉल टेस्टिस उसमें दिखाई देगा, उनमें फेशियल एंड बॉडी हेयर बहुत ही कम हो जाएंगे और ब्रेस्ट साइज जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो हमारे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स के होते हैं ना, जो जिनमें ये पाया जाता है, उसमें एक्चुअली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी बहुत कम हो जाती है और उनमें बोलने की जो स्पीच की जो भावना मतलब होता है ना, डीले स्पीच हो जाता है, मतलब स्पीच नहीं दे पाएंगे वो ठीक से, और उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, ये सब कुछ ना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, नहीं हो पाता है। और अगर हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें वही होता है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट आपको थेरेपी देना पड़ेगा, जिसमें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो गया, उसको एड्रेस किया जाएगा हार्मोनल रिप्लेसमेंट में, और फिजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जो है ये सुपर फीमेल, ठीक है, इनमें क्या होता है कि अब 3x आ जाएंगे, मतलब एक नॉर्मल यूजुअल तो XX होती हैं हमारी फीमेल्स में, लेकिन अब क्या होगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम, जो कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम्स भी जाना जाता है, इन्हें हम सुपर फीमेल्स कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है XYY सिंड्रोम, जिसमें 2Y क्रोमोसोम्स हमारे मेल में आ जाएंगे। मतलब क्या, देखो अभी समझो, टर्नर सिंड्रोम्स जो था उसमें एक एक्स जो है वो गायब हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की, तो इसमें हमारी फीमेल की बॉडी में एक एक्स आ जाता है। तो ये इस तरीके से होता है, यूजुअल तो XX होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे ट्रिपल है तो यहाँ पे एक बढ़ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो क्लीन फिल्टर में जो हमारे मेल्स हैं उनमें जो है ना वो एक्स आ जाता है, तो जिसकी वजह से यूजुअल XY होना चाहिए, लेकिन अब क्लीन फिल्टर की वजह से XXY हो गया। वहीं अगर हम बात करें XYY सिंड्रोम की, तो इसमें XY नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि इनमें सिंड्रोम XYY पाया जा रहा है तो इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी एक Y की, तो अब इनमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यही थे आपके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद करके जाना ही है। क्या क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एंड XYY सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक डिसऑर्डर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूप्लॉइडी। हमने एन्यूप्लॉइडी पढ़ ली, जहां पर गेन एंड लॉस की वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो रही थी। यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी उसका कंट्रास्ट है, मतलब यहाँ सब कुछ बहुत ही सही से रहेगा। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल करेक्ट वे में रहेगा। तो यूप्लॉइडी ऐसी कंडीशन है जहां पर सेल में और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल्स होते हैं हैप्लॉइड नंबर्स के, जो कि स्पीसीज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हैप्लॉइडी में आप देखते हो कि हैविंग वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एन विच इज कैरेक्टराइज बाय गैमेट, मतलब होता है ना, मेल में देखो, मेल से आपको एक एन मिलेगा, फीमेल से आपको एक मिलेगा, है ना, मान लीजिए XY है तो, अरे रुको यार, NN मान लीजिए मिलता है। ठीक है, तो जाइगोट में आके फर्टिलाइजेशन के बाद वो 2N बना लेंगे, तो यहाँ सब कुछ करेक्ट नंबर चल रहा है। डाइप्लॉइडी में आप देखोगे कि हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम 2N पाया जाएगा। देखो ये जो हमारे गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, स्पर्म एंड एग जो है, दे आर हैप्लॉइड, लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो दे आर डाइप्लॉइड। तो यहाँ सब कुछ मस्त एकदम करेक्ट वे में चलता है, तो हम इसे यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म्स आते हैं जैसे कि पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में बहुत सारे, ठीक है, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? सो पॉलीप्लॉइडी एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है ना जिसमें आपको मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल में दिखाई देंगे। जो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन हो गए, वो डाइप्लॉइड है, मीनिंग उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक हमारे पेरेंट मतलब एक फीमेल से आया, एक मेल से आया। लेकिन पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिजम्स में ना एडिशनल सेट्स पाए जाते हैं। समझ रहे हो आप? हमने क्या पढ़ा कि मेल और फीमेल दोनों से आप देखो N 2N हुआ, ठीक है, तो एक N मेल से आया, एक N फीमेल से आया, तो ये डाइप्लॉइडी वाला सिचुएशन हो गया, मतलब कि 1 सेट है ना। क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? देखो फिर से बताते हैं क्या मतलब है। मोस्ट जैसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, ये डाइप्लॉइड होते हैं। जाइगोट कैसा है? डाइप्लॉइड है ना। ये 2N कैसे बना है?
एक हमारा स्पर्म और एक एग मिला है, मतलब एन मिले हैं तभी तो जाके बना है। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मेल से एक फीमेल से 2 सेट है ना, 2 सेट क्रोमोसोम है ना, एक पेयर है ना। वैसे ही पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि एक सेट एक्स्ट्रा हो जाता है, एडिशनल सेट आ जाते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी जो है वो नेचुरली भी आपको देखने को मिल सकता है और आर्टिफिशियली भी प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये देखने को मिलते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो पॉलीप्लॉइडी है ये लेस कॉमन होते हैं और ये यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं हमारे डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड इनफर्टिलिटीज़ के लिए। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी रिलेटिवली यहाँ प्लांट्स में आपको देखेंगे कि ये कॉमन होंगे, आपको दिखाई देंगे, जिसके वजह से हमारे प्लांट्स में साइज में वेरिएशन आ जाता है, उनकी फर्टिलिटी में वेरिएशन आ जाते हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइंस हमारे प्लांट्स में दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपको ना एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें बता ही दें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज कर देगा पॉलीप्लॉइडी हमारे प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड वाइगॉर, ये आपके एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस में भी आपको काफ़ी सारा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमें आपको केवल इतना ही बताना था कि हैप्लॉइड क्या है, एन है। ठीक है, डाइप्लॉइड क्या है, 2n है। वहीं पॉलीप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी में आपको एक सेट से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो आपकी, एक तो हम पॉलीप्लॉइडी बोलने में ना हमको बहुत ही मेरा पोपट हो जाता है बार बार, यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी में आपको क्या दिखाई देगा, एक सेट आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल चाहते हो दे दें, देखो पॉलीप्लॉइडी का प्लांट में एक एग्जाम्पल होता है, जब आप कल्टिवेटेड स्पीसीज पढ़ोगे हमारे वीट की, जैसे कि हम लोग हेक्साप्लॉइड वीट कहते हैं या ब्रेड वीट कहते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है वीट का, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कहोगे दीदी कितना होमवर्क दे रही हो, तो सुन लो भैया, मत बताना। वीट जो है उसका जो नेम है वो है ट्रिटिकम एसेटिवम। देखा मेरा ना दिमाग, मैं इतने बड़े बड़े हार्ड टर्म पढ़ लेती हूँ लेकिन बीच बीच में ऐसे सारे सब, जैसे ट्रिटिकम एसेटिवम, ठीक है, तो ये सारे वर्ड मेरे मुंह से ऐसे लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिटिकम है उसमें जो ब्रेड वीट है वो हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। मतलब क्या कि हेक्साप्लॉइड मतलब क्या है कि इसके पास 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये बताइए जो 6x है, जो 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्या ये हमारे हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड से मिलता जुलता है? बिल्कुल नहीं। हैप्लॉइड में तो n है, केवल एक ही x है, और हमारे डाइप्लॉइड में 2x है, लेकिन यहाँ तो 6x हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो पॉलीप्लॉइड इसी को बोलते हैं। पॉली मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, मोर देन 2 हम पॉलीप्लॉइड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 6x है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा पॉलीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, 6x इज योर पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल। समझ गए, 42 इसका आएगा। वैसे ये सब चीज़ें अभी मत जानो। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी आपको समझ में आ गया, ये बहुत हेल्पफुल भी होता है। अब देखो ये हमारा, एक मिनट, हाँ, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन के मामले में। अभी तक हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डिलीशन, जहाँ पर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है बच्चा लोग। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे से बस पढ़ लो क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। डिलीशन जो है इसमें क्या होता है कि नाम से समझ में आ रहा है, डिलीट हो जाएगा एक क्रोमोसोम का क्रोमोसोम का एक पोर्शन डिलीट हो जाएगा, जिसके वजह से डीएनए सेगमेंट जो है वो मिसिंग रहेगा। डिलीशन की वजह से आपको बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन तभी दिखाई देंगे जब एक क्रिटिकल जीन लॉस हुआ होगा। ऐसा कोई जीन लॉस हुआ होगा जो कोई काम नहीं कर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जीन लॉस हो गया जो कि बहुत ही तगड़े किसी ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो लॉस हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। ड्यूप्लीकेशन में नाम से समझ में आ रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉपी होगी क्रोमोसोम की, एक पोर्शन, जो क्रोमोसोम का एक पोर्शन होगा ना, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक था जो कि जेनेटिक मटेरियल लेके जा रहा था, अब इसकी कॉपी हो गई, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेशन की वजह से जीन डोजेज इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। यहीं पे देख लो, अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो डिलीशन में देखो एक पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया तो इसकी साइज छोटी हो गई क्रोमोसोम की। वहीं अगर डुप्लीकेट होगा तो साइज क्रोमोसोम की बड़ी हो जाएगी। देखो ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से डिलीट हो गया, खत्म, तो ये छोटी है। फिर यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट हो रहा है तो बड़ी हो गई साइज। यहाँ इन्वर्जन में क्या होता है ना कि
क्रोमोसोम का इन्वर्जन हो जाता है। अभी मैंने ये सारा चीज़ें पढ़ाया हुआ है आपको। इन्वर्ज हो जाएगा मतलब जो नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी आप इसमें देखते हो इंसर्शन, कि क्रोमोसोम में ना अलग से इंसर्ट किया जाता है जब जीन, तो हम उसे इंसर्शन बोलते हैं। एक पोर्शन हम उठा के खुद ही इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक जगह का जीन उठ करके दूसरे जगह चला जाएगा, तो ये वाला चीज़ हम ट्रांसलोकेशन में देखते हैं। ठीक है, तो हमने डिलीशन पढ़ लिया है। अब इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन रीअरेंजमेंट हो जाता है सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम का, जहाँ पर फ्लिप्ड हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, इन्वर्जन जो है ये डिस्टर्ब करता है जीन फंक्शन में एंड रेगुलेटरी रीजन वगैरह। ठीक है, ट्रांसलोकेशन देखते हैं। मूवमेंट हो जाता है एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन जो है ये जीन एक्सप्रेशन में ऑल्टरनेशन करता है, जीन एक्सप्रेशन जो पैटर्न है उसमें ऑल्टरनेशन करता है और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर करा देता है। ठीक है, स्पेशली ब्रेक पॉइंट डिस्टर्ब इंपॉर्टेंट जीन और रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना बाबा। अब दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज वीडियो। मैं गर्मी से पूरा भीग चुकी हूँ क्योंकि फ़ैन वगैरह कुछ नहीं चलाती हूँ, तो अब इसे ख़त्म करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन देखते हैं कि क्या इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, कि स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जीन को डिस्टर्ब करके और रेगुलेटरी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करके ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर देती हैं। उसके अलावा इनके वजह से एक्चुअली बहुत बड़ा डिसीज़ हो सकता है, डेट इज़ योर कैंसर। तो कुछ जो ट्रांसलोकेशन जो हमारे स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन है, जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो रही है उसके वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ऑन्को जीन्स जो हैं वो रिजल्ट कर सकते हैं फ्यूजन के दौरान, और ट्यूमर सप्रेशर जीन जो है उसको डिस्टर्बन मतलब उसको डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट हो सकती है, जिसके वजह से जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, उसमें कैंसर देखने को मिल सकता है। फिर इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन में देखें तो स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन जो है वो पर्टिकुलरली इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारा पढ़ा ना, डिलीशन पढ़ा, इंसर्शन पढ़ा, हमने क्या ट्रांसलोकेशन पढ़ा, तो उसमें से जो इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन है ये कंट्रीब्यूट करते हैं इवोल्यूशन। एक स्पीसीज के इवोल्यूशन में जो हमारे इन्वर्जन है और ट्रांसलोकेशन है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और एक नया ही जेनेटिक वेरिएशन और एक नई ही स्पेशिएशन बना देते हैं। मतलब एक नई स्पीसीज जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन के द्वारा। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या कि स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना संभव है। क्यों, कैसे संभव है? हमारे क्रोमोसोम में जो इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है उसके वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। बहुत ही मेहनत करके स्लाइड बनाई, बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ाया। आई होप कि आप भी उतनी मेहनत करके अपने एग्जाम्स दोगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी और आपने अपने प्यारे प्यारे नोट्स भी बना लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होते हैं तो वो भी क्लासेस अटेंड करिए। हर एक एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर बनाइए विद द साइंस वाली। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने जूनियर्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।